आदाब, जय हिंद जनाब में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं इरफान शेख। मुल्क है तो हम हैं, इसी फलसफे के साथ हम ये प्रोग्राम लेकर आपके सामने हाजिर हुए हैं। वतन हमें बहुत कीमती है, अपनी शहर हयात से भी ज़्यादा प्यारा है। वतन अजीज़ की खिदमत का हौसला है, हिम्मत है, जज्बा है, दुश्मनों से टकरा जाने की बाजुओं में ताकत है। हम अपनी इस खास पेशकश के ज़रिए उन शहीदों, वीरों और जाबाजों को खिराज पेश करेंगे जिन्होंने देश की निगहबानी के लिए अपने खून का नजराना पेश किया। सरहद के मुहाफिजों के अलावा हम उन हस्तियों और शख्सियतों की खिदमत को भी मंजर आम पर लाएंगे जिन्होंने मुल्क की तरक्की में अपना किरदार अदा किया है। जी सलाम ऐसे तमाम लोगों को सलाम करता है और उनकी कद्र करता है। हम ऐसे लोगों की हिम्मत अफजाई और हौसला अफजाई करते रहेंगे। वतन परस्ती और हुब्बुल वतनी का पैगाम आम करना हमारा मकसद है। हम ये सोचते हैं कि अगर हम इस काम को नहीं करेंगे तो कौन करेगा, क्योंकि वक्त की सबसे बड़ी ज़रूरत यही है। मुल्क की तामीर, तरक्की और तब्दीली के लिए हम हर मुमकिन अमल को अंजाम देंगे। हम कोशिश करेंगे कि आवाम के जहनों में ये बात घर कर जाए कि हमारा हर कदम मुल्क की खुशहाली, बहाली और तरक्की के लिए उठे, क्योंकि मुल्क है तो हम हैं। इसलिए हमारा नारा भी यही है और ज़िंदगी का मकसद भी यही है। हम सलाम भी करते हैं और जय हिंद जनाब भी कहते हैं। आज हम आपको सुनाएंगे शहादत की एक दास्तां और मिलवाएंगे शहीद के कुनबे से सरहद पर शहादत नसीब से मिलती है। जिन्हें मिलती है उन्हें सदियां याद रखती है। मुल्क शहादत पर मातम करता है, लोग खिराजे अकीदत पेश करते हैं। इन तमाम हकीकतों के अलावा एक हकीकत यह भी है कि अक्सर शहीदों के ख़ानदान कुछ दिनों बाद भुला दिए जाते हैं, उनसे चश्मपोशी अख्तियार कर ली जाती है। भला सोचिए, शहीद की माँ का दर्द कौन समझेगा? शहीद के बाप का दर्द कौन समझेगा? उनके बीवी बच्चों के मसाइल कौन हल करेगा? हमने ये बीड़ा उठाया है। जय हिंद जनाब में आज दास्तान सुनाएंगे शहीद राज सिंह की। राज सिंह गुरुग्राम के दमदमा गांव के रहने वाले थे और मई 2020 में कश्मीर के कुलगाम में दुश्मनों से लोहा लेते हुए शहीद हो गए। पेश है यह रिपोर्ट। पर मेरा अब बेटा आप आते हैं सब उस पे, तो मुझे बेटा याद आ रहा। मैं सोच रही मेरे बेटे आ गई है तो आज मेरे पास, पर मेरा बेटा नहीं है। इस माँ को अभी भी लगता है कि हमेशा की तरह उनका बेटा कांधे पर बैग टांगे हुए घर वापस आएगा, अपनी माँ को गले लगाएगा। बच्चों को प्यार करेगा और मुस्कुराते हुए घर के अंदर आ जाएगा। चाहे कुछ भी दे दो बेटा, खजाना दे दो, चाहे धनमाया दे दो, पर बिना बेटे के तो कुछ भी नहीं है। हाँ, मैं अब भी रात को भी सोचती हूँ अब मेरा बेटा कहीं छुट्टी आ रहा हो, किसी को भी देखती हूँ तो मैं ये सोच रही हूँ कि मेरा बेटा बिस्तर लेकर आ रहा। ये एक माँ का दिल है जो इस दुनिया से जा चुके बेटे की राह आज तक भी तक रही है। लेकिन सच यही है कि इस माँ का बेटा कभी वापस नहीं आएगा, क्योंकि इस बेटे ने भारत माँ की हिफाजत में अपनी जान कुर्बान कर दी और हमेशा के लिए अमर हो गया।
ये खानदान है मई 2020 में दहशतगर्दों के साथ हुई मुठभेड़ में कश्मीर के डोडा जिले में शहीद हुए राज सिंह खटाना का। राज सिंह गुरुग्राम के दमदमा गांव के रहने वाले थे। करीब 9 साल पहले वो फौज में खेल कोटे से भर्ती हुए थे। राज सिंह के वालिद भी फौज में थे, यानी मुल्क की खिदमत का जज्बा इस घर में खानदानी है। 10 राष्ट्रीय राइफल के जवान राज सिंह खटाना के अंदर देशभक्ति कूट कूट कर भरी थी। यही वजह थी कि जब मई 2020 में डोडा पुलिस और फौज की टीम को एक खुफिया जानकारी मिली कि कश्मीर के कुलगाम का रहने वाला हिजबुल मुजाहिदीन का दहशतगर्द फारूक डोडा में आया है, तो इसी जानकारी की बुनियाद पर रात के वक्त जम्मू कश्मीर पुलिस, फौज की आरआर बटालियन और सेंट्रल रिजर्व पुलिस के जवानों ने डोडा के गुंदना इलाके को घेरा। तड़के दहशतगर्दों और सिक्योरिटी अफवाज के बीच जैसे ही आमना सामना हुआ, दोनों तरफ से फायरिंग शुरू हो गई। इसी दौरान राज सिंह जख्मी हो गए और फिर शहीद हो गए। राज सिंह घर के सबसे बड़े बेटे थे। राज सिंह अपने पीछे अपनी अहलिया, 2 बेटे और एक बेटी को छोड़ गए। सबसे बड़े बेटे के दुनिया से चले जाने पर मां पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है, लेकिन शहीद राज सिंह की मां आज भी अपने बेटे की शहादत पर फख्र करते हुए इस बात को कहती हैं कि वो अपने पोते को भी फौज में भेजेंगी। उनका हौसला ना तो कभी पहले टूटा था और ना ही आगे टूटेगा। बेटी कह रही है राज सिंह की, माँ हमारे पापा कब आएंगे? मैंने कि बेटा पापा गए, भगवान के प्यारे हो गए, हमें पापा नहीं मिलेंगे अब तुम्हें। मैंने अब भी बेटी से, पोते से यही बात कह रही हूँ मैं हाँ, और मैं अब भी इसे ही कह रही हूँ। ऋषभ मैं फिर भी वही भेजूंगी सेना में, मेरा अब भी यही मन है। राज सिंह की शहादत के बाद खानदान के हालात बिल्कुल बदल गए हैं। रविता कहती हैं कि बच्चों के पापा जिंदा होते तो बात कुछ और होती, लेकिन वो देश की हिफाजत के लिए शहीद हो गए। उन्हें इस बात पर फख्र है। हालांकि उनकी जिंदगी की चुनौतियां बहुत ज्यादा हैं। रविता का दर्द इस बात को लेकर भी है कि जब उनके शौहर राज सिंह शहीद हुए, उस वक्त सरकार की तरफ से कई वादे किए गए थे, लेकिन उन वादों को पूरा नहीं किया गया। ना तो मुआवजे के तौर पर पूरे पैसे मिल पाए, ना ही बच्चों की पढ़ाई फ्री में हो पा रही है। रविता बताती हैं कि अभी 21,000 रुपए उन्होंने स्कूल में एडमिशन के लिए दिए हैं, जबकि उनसे वादा किया गया था कि बच्चों की पढ़ाई फ्री होगी। आगे के हालात और ज्यादा चुनौतियों से भरे होने वाले हैं। जितना बोल के गए थे इतना कुछ भी नहीं हो पाया। अभी क्या बोला था सब बता। उनके लिए बोला, बच्चों के लिए बोला था कि इनके एडमिशन की फीस है, मतलब ये माफ़ होंगी। अभी मैंने इनका एडमिशन करवाया है, तो उसमें भी मैंने 21,000 रुपये भरे। बुक मैंने अपने पैसों से लिए, और इनकी ड्रेस है वो भी अपने पैसों से लिए मैंने। उस टाइम पे मुझे नहीं पता किसने बोला था, सरकार ने बोला था या किसी ने बोला था, ये कही थी बच्चे आपके फ्री पढ़ेंगे तीनों। राज सिंह का बड़ा बेटा तकरीबन 10 साल का है, जबकि बेटी करीब 6 साल की है। दोनों अपने वालिद को याद करते हैं और कहते हैं कि पापा उनसे बहुत प्यार करते थे। फोन पर जब भी बात होती थी पढ़ाई को लेकर कहते थे। साथ ही जब वो छुट्टी पर घर आते थे तो बहुत सारा सामान उनके लिए लाते थे। में अच्छा पढ़ना है, मेरे तरह बनना है। अच्छा, तो और पढ़ाई में ध्यान लगा के पढ़ना है। अच्छा, जब आते थे क्या लाते थे? चीज लाते थे। अच्छा, खाने की। अच्छा, और खूब प्यार करते थे। याद करते हो पापा को? कितना याद करते हैं? बहुत। अच्छा पढ़ना है, अच्छा लिखना। अच्छा, तो आप पढ़ती हैं अभी? कौन सी क्लास में पढ़ती है? क्या पढ़ती है? अच्छा, तो जब आते थे क्या क्या लाते थे आपके लिए? अंगूर, सेब, केला। अच्छा, खाती थी वो? याद आते हैं पापा? राज सिंह के 2 छोटे भाई हैं। सबसे छोटे भाई थान सिंह भी
अब फौज में जाने की तैयारियां कर रहे हैं। थान सिंह सुबह शाम खूब मेहनत करते हैं ताकि फौज में जाने की राह आसान हो सके। वो बताते हैं कि राज सिंह हमेशा उन्हें फौज में जाने के लिए आमादा किया करते थे, इसलिए वो फौज में भर्ती होकर न सिर्फ अपने शहीद भाई की तमन्ना को पूरा करना चाहते हैं, बल्कि देश के लिए अपने फर्ज को भी निभाना चाहते हैं। भाई बोलते थे भाई तैयारी करता रहे, भर्ती निकलेगी जब भर्ती हो जाएगा, ऐसे बोलते थे भाई। फिर सीओ साहब भी बोल गए थे आप रिटर्न मत देना, आप बस फिजिकल पास कर देना। हाँ, मैंने 4 दिसंबर को भर्ती देखी थी फतेहगढ़ सेंटर में, तो वहाँ पर फिर मेरा 28 मार्च का टेस्ट था। फिर मैं टेस्ट में रह गया था। जब सीओ साहब बोल रहे थे दिक्कत मत ले, क्या बोले तू अपने आप लग जाएगा। शहीद राज सिंह के अंदर मुल्क की मोहब्बत कूट कूट कर भरी थी। यही वजह थी कि उन्होंने आर्मी ज्वाइन की। गांव में हमेशा राज सिंह को बड़ी इज्जत की निगाहों से देखा जाता था, क्योंकि उनके अखलाक हर किसी को मुतासिर करते थे। राज सिंह के दोस्त और गांव के रहने वाले संजय कहते हैं कि जब राज सिंह शहीद हुए पूरे गांव में मातम छा गया, क्योंकि राज सिंह जब भी छुट्टी पर आते थे तो गांव वालों के साथ वक्त बिताते थे। राज सिंह की याद में गांव के लोगों ने गांव में एक मूर्ति भी बनाई है, जिससे न सिर्फ गांव के नौजवान बल्कि आसपास के इलाके के नौजवान भी हौसला हासिल करते हैं। राज सिंह भाई जी मेरे बहुत क्लोज फ्रेंड थे। उनका नेचर बहुत अच्छा था। उसके अंदर देशभक्ति की बहुत ज़्यादा भावना थी। उनकी पहले से ही स्टार्टिंग से ही थी कि मुझे फौज में आर्मी में लगना है मुझे। और उनकी जो प्रैक्टिस थी वो बहुत अच्छी रही थी। उन्होंने अपने जो था उनकी इच्छा वो पूरी की। उन्होंने आर्मी में गए, लेकिन वो देश के लिए ही अपना उन्होंने बलिदान दे दिया। तो अब याद आती है कि भाई एक दोस्त? हाँ भाई साहब, याद तो आती है सर, क्योंकि जब क्लोज फ्रेंड था, साथ रहने वाला था, साथ उठते बैठते थे, तो याद तो उनकी आती है। हमारे मुल्क के ऐसे ही हजारों वीर बहादुरों ने मुल्क की हिफाजत के लिए अपनी जान को कुर्बान कर दिया। राज सिंह भी इन्हीं में से एक थे। यकीनन इस खानदान पर सबको फख्र करने की जरूरत है कि ऐसे ही सैकड़ों हजारों परिवारों की बदौलत आज हिंदुस्तान की सरहदें हिफाजत से हैं। आप आते हैं सब उस पे, तो मुझे बेटा याद आ रहा। मैं सोच रही मेरे बेटे आ गई है तो आज मेरे पास, पर मेरा बेटा नहीं है। दिल से निकलेगी न मर कर भी वतन की उल्फत, मेरी मिट्टी से भी खुशबुए वफा आएगी। हमारे देश में मुल्क की हिफाजत करते हुए शहीद होने वालों की कभी कमी नहीं रही। राज सिंह भी इन्हीं में से एक थे, जिन्होंने डोडा जिले में दहशतगर्दों से मुकाबला करते हुए अपनी जान को कुर्बान कर दिया। अब ये जिम्मेदारी हुकूमत के साथ साथ हमारी और आपकी भी है कि हम राज सिंह जैसे वीर बहादुरों को याद रखें, ताकि आने वाली नस्ल इन वीर बहादुरों से प्रेरणा ले सके। जी मीडिया के लिए गुड़गांव के दमदमा गांव से कैमरामैन बालाजी के साथ में शुएब रजा। मुल्क है तो हम हैं, मुल्क नहीं तो हम नहीं। इसी जज्बे के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं SM खान, फॉर्मर स्पोक्सपर्सन CBI, फॉर्मर प्रेस सेक्रेटरी टू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया APJ अब्दुल कलाम, और PK सहगल साहब, मेजर जनरल रिटायर्ड, डिफेंस एक्सपर्ट और शहीद राज सिंह की मां और बीवी। खान साहब जी, पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा। आप एक ऐसे शख्स के साथ काम कर चुके हैं, फॉर्मर प्रेसिडेंट APJ अब्दुल कलाम साहब, और एक ऐसा पॉजिटिव एनर्जी आपने उनके साथ लिया जिसके अंदर एक जज्बा आपने देखा देश प्रेम का। आपको क्या लगता है, ये जो स्टोरी आपने देखा, ये जिस तरीके से उनके परिवार वाले जो कह रहे थे, बच्चों की जो रिक्वायरमेंट है, क्या हमें ऐसा नहीं लगता कि हम सब की जिम्मेदारी है कि हम सब कुछ ना कुछ करें इस फैमिली के लिए? नहीं, बिल्कुल हम लोगों की जिम्मेदारी है। और जैसा शहीद राज सिंह जी का आपने बताया, और ऐसे और बहुत से केसेस हैं कि जो निस्वार्थ ये लोग मुल्क के लिए काम करते हैं और शहीद हो जाते हैं,
और उसके बाद अक्सर ये देखा गया है कि उनके परिवारों का इतना ध्यान हम लोग नहीं रख पाते। सरकारें शुरू में तो बहुत एक्टिविटी नज़र आती है, मगर जैसे जैसे वो थोड़ा सा टाइम गुजरता है वो प्रोसेस स्लो डाउन हो जाती है। और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में और पुलिस पर्सनल के लिए मिनिस्ट्री ऑफ होम में इसके लिए सेल भी हैं कि जहां इन लोगों की फैमिली को रिहैबिलिटेट करने के लिए काम किया जाता है। मगर फिर भी कई बार ऐसा होता है कि उनकी उम्मीदों पर हम लोग खरे नहीं उतरते हैं और वो सब काम नहीं कर पाते हैं जो उस फैमिली के लिए होना चाहिए। राष्ट्रपति कलाम ऐसी चीज़ों की तरफ बहुत ध्यान देते थे और प्रेसिडेंट होते हुए भी उन्होंने जब कभी भी उनकी जानकारी में ऐसी कोई बात आती थी तो रक्षा मंत्री को बुलाते थे, रक्षा सचिव को बुलाते थे, और ख़ास तौर से आर्म्ड फोर्सेस जो फ्रंटियर पर फ्रंट लाइन में है और देश को सिक्योर करते हैं, 24 घंटे वहाँ रहते हैं, एडवर्स सर्कमस्टांसेस में रहते हैं, दुश्मन की फौजों का सामना करते हैं, दुश्मन की और एक्टिविटीज़ का सामना करते हैं, उनके लिए उनका ख़ास एक लगाव था और वो खुद जाया करते थे बॉर्डर पे और उन लोगों से मिला करते थे। तो इसमें गवर्नमेंट को ख़ास तवज्जो देनी चाहिए। वो सिर्फ जब तक लिमिटेड ना रहे कि जब तक वो चीज़ न्यूज़ में रहती है। अक्सर ये देखा गया है कि जब तक वो चीज़ न्यूज़ में रहती है, जब तक उनका लास्ट राइट्स होते हैं, जब तक हर कोई बात करता है, और फिर कई केसेस में वो सारी चीज़ें नहीं हो पाती हैं। कुछ केसेस में हो भी जाती हैं, कई केसेस बड़े सक्सेसफुल हैं जहाँ उस फैमिली को सपोर्ट किया गया है, उनके बच्चों को सपोर्ट किया गया है, रिहैबिलिटेट किया गया है, रीसेटलमेंट सेल है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का, वो लोग उनको जॉब्स भी प्रोवाइड करने में मदद करते हैं। खान साहब, मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूं कि पूरे जी ग्रुप का जो मकसद है लुकिंग बियॉन्ड हेडलाइंस, और इसी मकसद के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। खबरों से आगे देखना फ़र्ज़ भी है और हमारा मकसद भी है। आपको ऐसा नहीं लगता है कि जितने भी नवरत्न कंपनी है या जितने भी, जैसे आपके मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस तो डेफिनेटली काम कर रही है, लेकिन उसके अलावा भी जैसे पेट्रोलियम मिनिस्ट्री है और भी बाकी सारे मिनिस्ट्रीज़ हैं, उन सब के एक जिम्मेदारी होती है, उन सबकी एक जिम्मेदारी होती है CSR एक्टिविटी जिन्हें हम कहते हैं, और कॉरपोरेट जो एजेंसीज़ हैं उन सब के पास भी, जो कॉरपोरेट्स हैं उनकी भी CSR एक्टिविटी है। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कॉरपोरेट भी ले और हम लोगों को ये बताएं, थोड़ा सा सेंसिटाइज भी करें, ताकि ये काम सिर्फ और सिर्फ उस मिनिस्ट्री का नहीं, उस डिपार्टमेंट का नहीं, ये काम सिर्फ PMO का नहीं, क्योंकि व्हेन द डिफेंस फोर्सेस सपोर्ट यू, सर्व यू एंड प्रोटेक्ट यू, मेरा ये मानना है कि हम सबकी ये जिम्मेदारी होती है कि एक प्रोएक्टिव रोल अदा करें, और मीडिया के भी ये रोल है, इसीलिए इनिशिएटिव लिया गया है। लुकिंग बियॉन्ड हेडलाइंस ही हमारा मकसद है। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि इस चीज़ को करने की ज़रूरत है? होना चाहिए, और हर नागरिक की जिम्मेदारी है, हर हिंदुस्तान के शहरी की जिम्मेदारी है, क्योंकि वो लोग हमारे लिए लड़ते हैं, हमारे लिए मरते हैं। मगर जहाँ तक डिफेंस मिनिस्ट्री और होम मिनिस्ट्री का ताल्लुक है, हमको एक नोडल मिनिस्ट्री की तो ज़रूरत होगी। अगर कॉर्पोरेट हाउसेस भी इनिशिएटिव लेंगे या एक आम नागरिक भी इनिशिएटिव लेगा तो वो अपने लेवल पे कर सकते हैं, मगर कॉर्पोरेट हाउसेस के लिए या कोई भी बड़ा काम करने के लिए एक नोडल मिनिस्ट्री और नोडल डिपार्टमेंट की ज़रूरत पड़ती है। उसके लिए मैंने अर्ज़ किया कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस पर्सनल के केस में और पुलिस पर्सनल के केस में मिनिस्ट्री ऑफ होम और स्टेट गवर्नमेंट के होम डिपार्टमेंट्स they can coordinate with corporate houses, they can coordinate with NGOs. Naturally गवर्नमेंट अकेली नहीं कर सकती, कुछ भी नहीं, बहुत सी चीज़ें नहीं कर सकती। जैसा आपने मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम का नाम लिया, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम ने बहुत इस तरह के जो आर्म पर्सनल जो शहीद हुए उनकी फैमिली को पेट्रोल पंप्स दिए हैं, गैस एजेंसीज दिए हैं, और कई जगह वो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। मगर कोऑर्डिनेशन इज अल्टीमेटली हैज टू बी डन बाय सम गवर्नमेंट डिपार्टमेंट विद मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम आल्सो, या कोई मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस है या मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल है, जहां इस तरह के प्रोजेक्ट्स हैं जो उनको दिए जा सकते हैं। तो मेरा मकसद सिर्फ ये था, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस अपने आप पूरी चीज़ें नहीं कर सकती, मगर दे शुड कोऑर्डिनेट एंड with other departments of government of India as well as with private sector and try to get maximum benefits for the people who have sacrificed their lives. शुक्रिया खान साहब, आप प्लीज़ बने रहे हमारे साथ। PK सहगल साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सहगल साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जिस हिसाब से ग्लैमराइज किया जाता है, चाहे वो क्रिकेटर हो या फिल्म स्टार हो
ये जो भी मान लीजिए देश के लिए खेलते हैं, उनको जिस हिसाब से सपोर्ट मिलता है कॉरपोरेट से, और जैसे कोई भी मैच अगर कोई जीतता है तो इमीडिएटली इन द रेंज ऑफ 1 करोड़ to 5 करोड़ इस तरह के रेवेन्यू कलेक्ट हो जाता है। लेकिन एक डिफेंस कॉप अगर बाहर में बॉर्डर में है, चाहे वो बीएसएफ का जवान हो, सीआईएसएफ का हो, आईटीबीपी का हो, कोई भी हो, जो हिंदुस्तान में जो लोग हैं, जो शहरी हैं, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी जान की बाजी लगाते हैं, और उसमें अगर रेवेन्यू उनके फैमिली को चाहिए, जो बच्चों की एजुकेशन की बात हो रही है, वो फीस देने के लिए वो परेशान हो रहे हैं, तो आपको ऐसा नहीं लगता है कि एक मूड चेंज होना चाहिए, सेंसिटाइज करना चाहिए? वी ऑल लव इंडिया, यू सी व्हेन एन अमेरिकन सेज वी लव अमेरिका, एक कोहेसिव फोर्स दिखता है, वो फोर्स हमारे यूथ पे आना चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि मोर एंड मोर पॉजिटिव स्टोरीज, गुड वर्क, गुड पुलिसिंग अगर हम दिखाते हैं तो जो यूथ है उनके अंदर भी एक इनिशिएटिव होगा कि दे वुड लव टू कम टू दिस फोर्सेस। आपका क्या कहना है, आपका क्या सुझाव है? सबसे पहले तो मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगा कि आप इस माफी के प्रोग्राम को देशवासियों के सामने दर्शा रहे हैं। ये बिल्कुल सच है कि 70-75 साल में हम कह रहे हैं ये होना चाहिए, शुड होना चाहिए, शुड होना चाहिए, लेकिन ना तो शुड होता है ना कुड होता है। शुरू में जब कोई शहीद होता है तो पूरा मीडिया जो है उसके परिवार को दिखाता है, गांव वालों को दिखाता है शहादत में कैसे लोग शामिल हो रहे हैं। बहुत प्रॉमिस किया जाता है कि उनको जमीन दी जाएगी, उनको घर दिया जाएगा, किसी ना किसी को नौकरी दी जाएगी, उनके बच्चों को फ्री एजुकेशन दी जाएगी, लेकिन वास्तव में विद इन अ मैटर ऑफ डेज एंड वीक्स एवरीथिंग इज फॉरगॉटन, और कोई उनकी परवाही नहीं करता। साफ तौर पे उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ गिर जाती है, और बच्चों की और परिवार की जो हालत है एक किस्म से काफी से ज्यादा बदतर हो जाती है। इसके बावजूद कि इस देश के इज्जत, इस देश की आबरू, इस देश की एकता और अखंडता के सबसे बड़े रखवाले जो है वो हमारे सैनिक हैं, चाहे वो किसी सेंट्रल आर्म फोर्सेस के हों या डिफेंस सर्विसेज के हों। वो 24/7 365 दिन तैयार रहते हैं ताकि आप पीसफुली सो सके, आपके कारोबार चल सके, आप सुरक्षित हैं, पीसफुली सो सकते हैं, क्योंकि वो पहरेदार हैं। वो कभी भी थकते नहीं, कभी भी उनमें आबरू है, उनमें तमन्ना है, उनमें जोश है, और वो देश के लिए हर कुर्बानी के लिए तैयार है। लेकिन जब वो कुर्बानी दे देते हैं, शहादत दे देते हैं, तो देश जो है बहुत बड़े पैमाने पर उनके परिवार को लेट डाउन करता है। अगर आप देखोगे कारगिल के हीरोज जो थे, उनको लड़ाई तो हुई थी 1999 में, अभी तक की कारगिल के हीरोज के माँ बाप को जो प्रॉमिस किया था सेंट्रल गवर्नमेंट ने, स्टेट गवर्नमेंट ने, वो भी नहीं दिया गया। और कारगिल वॉर को हुए भी तकरीबन 22-23 साल हो चुके हैं, अभी तक भी उनको वो चीजें नहीं दी गई। कईयों को कहा था आपको गैस एजेंसी दी जाएगी, कईयों को कहा था आपको पेट्रोल पंप दिया जाएगा, कईयों को कहा था आपको ये दिया जाएगा। दे रन फ्रॉम पिलर टू पोस्ट ऑन अ डेली बेसिस। जितनी मर्जी हम कोशिश कर लेते हैं, फौजी वगैरह, कोई सेंट्रल कहने की सेंट्रल एजेंसी होनी चाहिए, नोडल एजेंसी होनी चाहिए। हाउ लॉन्ग विल वी टेक? 70-75 साल हो गए देश के, अपने 2022 में 75वीं साल गिरा देश की बनाना चाहते हैं, लेकिन अभी तक ये नोडल एजेंसी क्यों नहीं बनी? और अगर सरकार फैसला कर ले तो पक्का यकीनन ये एजेंसी बन सकती है। एंड somebody has to be made accountable, somebody has to be made responsible, heads must roll। अगर इनको टाइम फिक्स होना चाहिए कि अगले एक महीने के। सहगल साहब, वी आर रियली ग्रेटफुल दैट आपने इन पॉइंट्स को रेज किया है। और वी हैव शहीद राज सिंह जी की माँ और उनकी बीवी हमारे साथ जुड़ी हुई है। सबसे पहले माता जी के पास हम आना चाहेंगे। माता जी। हेलो जी माँ, चरण स्पर्श। माँ, मैं बोल रहा हूँ इरफान शेख, मैं भी भारत पुत्र हूँ, मैं भी आपका बेटा हूँ। आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं? अच्छा, हाँ जी सुन रही है बेटा। जी मैंने, हाँ बोलो जी, मैंने देखा और हम सबको बहुत फ़ख्र है हमारे भाई ने जो किया है इस देश के लिए। ये जज्बा हम सभी के अंदर होना चाहिए। आपको आज कैसा महसूस हो रहा है कि इतने सारे देश के लोग, विदेश में भी सब लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं, सब आपको देख रहे हैं, सब आपको सुनना चाहते हैं? आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ बेटा जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे प्लीज? हम तो हाँ जी बोलेंगे हम।
जी जी बताइए हमारा आप। बेटा भी गया और अभी हमें, हाँ जी बोलो। जी मैं यही पूछ रहा हूँ, आप जो कहना चाह रही हैं प्लीज आप बताएं। पूरा देश नहीं, विदेश में भी जितने भी भारतीय हैं जो इस भारत भूमि से प्रेम करते हैं, प्यार करते हैं, वो सब आपको सुन रहे हैं। आप प्लीज बताएं, बोले। बेटा एक ही बात बोल रहे हैं हम तो। अब देखो बेटा भी हमारा चला गया है ना, हम तो फिर भी यही सोचे हैं कोई छुट्टी आ रहा हो जो हमारा बेटा भी आ रहा हो गैल में, तो मैं तो खड़ी खड़ी देखती रहूं सबके बेटा आ रहे, मेरा बेटा नहीं आ रहा छुट्टी। मेरे पोते पोती भी याद करते हैं, बहुत ही ज़्यादा करते हैं। 2 बच्चे तो छोटे छोटे इतने याद कर रहे हैं कि माँ पापा कब आएगा। मैंने कि बेटा पापा तो भगवान को प्यार होगा, पापा नहीं आ रहे अब छोड़ो, तुम्हारे चाचा उनको सहारा पकड़ो अब। तो बेटा मैं तो इसी कह रही हूँ, हमारे लिए कोई सहारा नहीं है। हम अपने पैसा से ही बच्चे इनको पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं, कोई सुनाई नहीं है। हमने जो अपना बेटा है वो भी देश के ऊपर दे चुकी हूँ, मैं फिर भी बेटे इन्हें भेजना सोच रही हूँ। एक बेटे की भी सुनाई नहीं कर रहे, फौज में हम उसे भी भेज रहे हैं, मैं पोते ने भी भेजूंगी, ठीक है ना। तो अभी हमारे लिए कोई किसी ने वो नहीं दिया, खर्चा पानी हम काहे में करेंगे। हम 2-2 राउंड बैठी हैं घर में, बहू भी विधवा होगी, मैं भी विधवा हूँ, तो हमारा तो कोई नहीं है सास बहू का, तो हमारे लिए भी करो ना कुछ। सरकार ने कुछ नहीं दिया अभी हमें वहां से, ठीक है ना। हाँ बेटे सरकार ने हमको कुछ नहीं दिया। 2 बेटे हैं, उनकी कोई ड्यूटी नहीं है, उनको भी उस टाइम तो बेटा खत्म हुए हैं जब सरकार कहेगी है आप तुम्हारे 2 लड़के न हम लगाएंगे। हमारे बेटे इनकी कोई सुनाई नहीं है, अब भी नहीं है और नहीं जब थी, पर आगे हम अपनी कार्रवाई में कर सकती हूँ थोड़ी बहुत। तो बेटे हमारा बेटा भी डोडे में गया है लड़ाई में, वो भी शहरी है जिसने बेटे ने 2 दुश्मन मार दिए, तीसरे दुश्मन ने उस धोखे से ले लिया, ठीक है ना। तो बेटा हम तो इसको ही कह रहे हैं, हमारे बेटे के बच्चों को माँ के लिए कुछ करो, उनके भाई को करो कुछ। 4 उसकी बहन हैं, 3 उसके राशिन के बच्चे हैं, 2 राशिन के भाई हैं, तो हमारे लिए तो कुछ भी नहीं है कि हमारे दौरे इतनी जमीन थोड़ी है जिसमें से हम खाएंगे, क्या खाएंगे ये बच्चे। हमारे लिए कुछ नहीं है। किसी ने पेट्रोल पंप को बना दी, हमारे लिए नहीं पेट्रोल पंप, नहीं सास के लिए, नहीं बहू के लिए, कुछ नहीं हमारे पास। हमें अभी कोई पैसा इतना नहीं दिया सरकार ने। माता जी आज पूरा देश आपके साथ खड़ा है, हमारी मदद करेगी जितनी भी करेगी बेटे। जी माता जी आज पूरा देश आपको सुन रहा है, पूरा देश आपको देख रहा है, हम सब नतमस्तक हैं और मैं वादा करता हूं कि इस फैमिली के लिए, इस परिवार के लिए, इन बच्चों के लिए कम से कम मैं तो खड़ा रहूंगा, मेरे जितने मीडिया के साथी है वो खड़ा रहेगा, मेरा ऑर्गेनाइजेशन जी ग्रुप पूरा खड़ा रहेगा। और मैं दरख्वास्त करूंगा अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब से पर्सनली जा करके कि वो भी साथ खड़े हैं, हमारे डिफेंस मिनिस्टर साहब भी साथ खड़े हैं। ये अश्योर करता हूं मैं आपको आज इस प्लेटफॉर्म से कि 101% मदद होगी। मैं उनकी पत्नी अगर हैं वहां पे तो मैं बात करना चाहूंगा, मेरी दीदी अगर वहां पे हैं, मेरी बहन अगर वहां पे हैं तो मैं बात करना चाहूंगा। जितना भी पैसा लगाया है, हाँ बहनों से बात करो, अपनी से जी सबसे करो। पर बेटा हमने तो अपने बेटे के लिए, फिर भी मैंने इतनी छाती कैडी करी है और कोई नहीं। मेरे 2 राशिन और हैंगे, मेरा 1 राशिन गया। मेरा बेटा बहुत ही अच्छा, मुझे रात और दिन याद आता है, मैं कमरे में भी बैठ जाती हूँ, मैं थोड़ी देर में के बाहर भी चली जाती हूँ अपने मन बटाने को। इतना गुस्सा आता है बेटे के लिए बहुत ज्यादा। आज मेरा बेटा गया ना तो बेटे मेरी जो जिंदगी खराब हो रही मेरे बेटे के बाद। उस टाइम मेरा बेटा था, मेरी जिंदगी बहुत अच्छी थी। आज मुझे इतना कलेश है, अब मेरे बेटे को जाए पे बहुत ज्यादा है कलेश। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मैंने फिर भी इस चीज सोच रही, गम नहीं कर रही, कोई नहीं।
बेटा ने अच्छा नाम करा, मेरा परिवार की तरफ से बहुत बढ़िया नाम करा, पिताजी के नाम से है। फिर भी मैं नहीं सोच रही बेटी है तो मैं गले लगा लूंगी, पर बेटी भी कुछ चाहिए। पर सरकार हमारे लिए कुछ नहीं कर रही है इस टाइम। मेरे बेटे को दूसरी साल चल गई है, घर से गए हैं, तो सरकार इतना तो करती, बच्चे इनकी पढ़ाई लिखाई कोई नहीं। मैंने सब कुछ अपने हाथों से करा, बेटे की मूर्ति भी अपने हाथों से ही बनाई है। अब तो सरकार ये नहीं सोच रही है कि इनके लिए कुछ तो करो। माता जी, दूसरी साल चल रही है बेटे। माता जी, उनकी पत्नी से क्या बात हो सकती है? क्या मेरी आवाज सुनाई दे रही है आपको? हाँ बेटे, होएगी पत्नी से बात। हाँ, रविता से भी होएगी बात। जी, आप मेरी बहन है। दीदी, आप ये बताइए कि आज की तारीख में आप क्या कहना चाहते हैं? आपकी जो आवाज़ है ये पीएमओ तक जाएगी। हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी साहब भी इसको सुनेंगे, हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी भी इस बात को सुनेंगे, आपकी बात को सुनेंगे, और हमारे होम मिनिस्टर साहब जो हैं अमित शाह साहब, वो भी आपकी बात को सुने। आप प्लीज़ बताएं आप क्या चाहते हैं अब? बेटा, हम चाहते यही, अब हमारे लिए कुछ तो करो। बेटे भी चले गए, हम कहाँ जाएंगे? हमने देश के ऊपर बेटा दे दिया अपना। जी दीदी, मैं आपसे सवाल पूछना चाह रहा हूँ कि जो होना था वो तो हो चुका है हमारे साथ। जी हाँ जी, जो हमारे साथ होना था वो तो हो चुका है जी। नहीं, आज आपकी जो जरूरतें हैं आप बताएं। छोटे बच्चे हैं उनके लिए जी, बच्चों की पढ़ाई है। जैसे वो बोल के गए थे कि अब बच्चों की पढ़ाई आपकी फ्री होएगी। मैंने एडमिशन करवाया था बच्चों का, और उनकी बुक्स मंगाई थी, ड्रेस मंगाई थी, अपने पैसों से मंगाई थी। और जैसा भी बोल के गया था ऐसा कुछ भी नहीं हुआ अभी कि जो कुछ करना है जी मुझे करना है जी। अब नहीं, मैं माफ़ी चाहता हूँ दीदी, मैं समझ रहा हूँ कि कितना पेनफुल है किसी अपने को खोना। मैं आपके उस दर्द को समझता हूँ। हम जी न्यूज़ में जितने भी लोग हैं, जितने भी हमारे मीडिया के साथी हैं, उस दर्द को शेयर करना चाहते हैं। मैं तो सिर्फ इतना ही कह सकता हूँ कि अंधेरा बहुत है, अंधेरा बहुत है, कोई साया हो नहीं सकता। ये कौन है, ये कौन है जो मेरे साथ साथ चल रहा है? तो आप ये मान के चलिए कि हमारा भाई आज भी हमारे साथ है, और पूरा हिंदुस्तान आपके साथ है, और हम सब 101% आपके परिवार के साथ हैं। और जितनी अपनी औकात होगी, अपनी हैसियत होगी, उस हिसाब से हम मदद करेंगे। ये सिर्फ मीडिया में स्टोरी बनाने के लिए नहीं है, या कोई पॉलिटिक्स में हम लोग कोई चुनाव नहीं लड़ने जा रहे हैं। ये वाकई हम कहना चाहते हैं, एंड वी मीन इट। और अभी एक खैर छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे, और इस अहम इशू पे विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल आवर कंट्रीमैन, हम इसको फिर डिस्कस करेंगे। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं जाइएगा नहीं, जुड़े रहें हमारे साथ। वेलकम बैक टू जय हिंद जनाब। मैं इस मंच से उन सभी बच्चों को, भारत में जितने भी हैं, उन सभी बच्चों को जो बहुत डिप्रेस्ड फील करते हैं, अपने आप को बहुत डिजेक्टेड फील करते हैं, और एक सुसाइडल टेंडेंसी उनके अंदर आता है, एक डिप्रेशन में चले जाते हैं, उन सब के लिए एक मैसेज यहाँ से देना चाहता हूँ कि क्यों कहते हो कि मेरे ज़िंदगी में बहुत तूफ़ान हैं। क्यों कहते हो कि मेरी ज़िंदगी में बहुत तूफ़ान है। यहाँ तो एक पत्ते को उड़ाने के लिए सारा आसमान चलता है, यहाँ तो एक पत्ते को उड़ाने के लिए सारा आसमान चलता है। अगर आप लोग वाकई कुछ करना चाहते हैं तो प्लीज़, बात पैसे की नहीं है, आप लोग इन फैमिली के साथ, इन बच्चों के साथ जुड़ सकते हैं, फ़ोन पे बात कर सकते हैं, उनको ऑनलाइन
एजुकेशन दे सकते हैं, कुछ गिफ्ट भेज सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। जब आप अपना फोकस जो है उस डिप्रेशन से हटा करके, इस तरह के तमाम लोग हैं पूरे हिंदुस्तान में, जब अपने आप को आप उनके साथ रिलेट करेंगे, उनसे बात करेंगे, इन बच्चों से पोइट्री सुनेंगे, इन बच्चों के गाने सुनेंगे, तो आपकी ज़िंदगी में एक नई जो उम्मीद आएगी, एक उजाला आएगा, एक सिल्वर लाइनिंग है ये, और आप उस सोच को ख़त्म कर देंगे जहाँ से डिप्रेशन चालू होता है। ये एक अपॉर्चुनिटी हम सबके लिए कि हम सर्व करें अपने मदरलैंड को, अपने भारत भूमि को। इस वजह से बहुत सारे लोग, फ़ोन लाइन खुली हुई है, फ़ोन लाइन से लोग जुड़ रहे हैं, और मैं चाहूँगा कि लोग कॉल करें, अपने मैसेज दें व्हाट्सएप पे, जो भी। हेलो जी, मैं ये चाहता हूँ कि ये जो नंबर आप देख रहे हैं व्हाट्सएप नंबर, उस पर आप अपना मैसेज भेज सकते हैं, हमें कॉल भी कर सकते हैं, जो कुछ भी कर सकते हैं इन बच्चों के लिए, मोस्ट वेलकम। मैं यहाँ पे सहगल साहब से ये पूछना चाहूँगा कि सहगल साहब, आज ये देखा गया है कि डिप्रेशन का एक बड़ा दौर कोरोना पैंडेमिक के बाद ऐसा देखा गया है कि बच्चों के अंदर, क्योंकि स्कूल बंद है, कॉलेज बंद है, ऑनलाइन एजुकेशन हो रहा है, एक जो सीनियर होते हैं, जो मैच्योर लोग होते हैं, वो अपने आप को किसी तरीके से कंट्रोल कर लेते हैं, अध्यात्म में चले जाते हैं, लेकिन जो ये युवा पीढ़ी है, जो डिप्रेस्ड पीढ़ी है, उनको किस तरीके से आप मोटिवेट करेंगे ताकि इन परिवार वालों के लिए जो आज बिल्कुल एक ब्लैंक देख रहे हैं, जो कह रहे हैं कि हमारे लिए कुछ नहीं हो रहा, कैसे इन दोनों के बीच में खान साहब जैसे लोग, आपके जैसे लोग जिनके पास इतना रिच एक्सपीरियंस है, कैसे एक ब्रिज का काम करेंगे? क्या ये पॉसिबल है? कैन वी डू इट? Yes, it is absolutely possible. We got to involve them. We got to reach out to them. आज जो गरीब बच्चे हैं, वास्तव में ये ऑनलाइन एजुकेशन is a hoax. उनके पास स्मार्टफोन ही नहीं है, सारी एजुकेशन जो है उनके पास इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है। Why can't we give them the smartphones? Why can't we give them the laptops? और why can't we give them the basic ingredients जिसके बीच से आप एक दूसरे के साथ ताल्लुकात रख सके? उनके पास there is no methodology whatsoever to reach out to another person. We have to reach out to them. हमने उनको वो तमाम चीज़ें देनी है जिसके माध्यम से वो एजुकेशन को रिसीव कर सके, जिसके माध्यम से अपने टीचर के साथ इंटरेक्ट कर सके, जिसके माध्यम से अपने फ्रेंड्स के साथ इंटरेक्ट कर सके, जिसके माध्यम से अपने रिश्तेदारों के साथ इंटरेक्ट कर सके। अगर वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर सके तो उनका जो मन है थोड़ा शांत होगा, जो उनकी घबराहट है वो थोड़ी कम होगी। आपको ये जानकर खुशी होगी, रिटायरमेंट के बाद में मैंने 15 लाख बच्चों को मुफ्त में एजुकेशन दिए हिंदुस्तान के 25 स्टेट्स में, और पीएमओ के रिक्वेस्ट से मैंने तकरीबन यूपी के तमाम प्रिंसिपल्स को, जो आरएसएस स्कूल्स के प्रिंसिपल्स हैं, उनको ट्रेन किया कि स्किल बेस्ड एजुकेशन क्या है, डिजिटल इंडिया क्या है, स्टैंड अप इंडिया क्या है, स्टार्टअप इंडिया क्या है, कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट। और मैंने कम से कम 1 लाख टीचर्स को भी फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेन कर चुका हूँ। मैं 1 पैसा भी नहीं चार्ज करता, और बहुत बड़े पैमाने पर स्कूलों को, कॉलेजेस को, यूनिवर्सिटीज को, आईआईटीज के बच्चों को संबोधित करता हूँ हर साल। एंड आई हैव नॉट चार्ज अ सिंगल पेनी, बट वी गॉट टू, हमारे देश में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मेरे से भी काबिल हैं, बट नन ऑफ देम आर मेकिंग एफर्ट टू रीच आउट टू पीपल। अगर मैं पूछता हूँ अपने रिटायर्ड भाई बंधुओं से, भाई आप कैसे टाइम पास करते हो, कोई कहता है मैं सारा दिन ब्रिज खेलता हूँ, कोई कहता है मैं बिलियर्ड्स खेलता हूँ, कोई कहता है मैं 3 घंटे गोल्फ खेलता हूँ। ऑल ब्यूरोक्रेट्स, everybody from the defense services of my rank and seniority and our wives have got tons and tons and tons of experience. बड़ा लाजमी है कि आप अपनी खुदगर्शी को भूलें। भगवान ने हमको क्षमता दी है, we must contribute to India. हम हिंदुस्तान को टर्न अराउंड कर सकते हैं। हमारे देश के बच्चों में इतना दम है, वो इतने सक्षम है, इतना हौसला, इतना जोश है कि वास्तव में नेक्स्ट 10 years we can shake this entire world. प्रधानमंत्री मोदी जी खुद कहते रहे हमारे पास डेमोग्राफिक डिविडेंड है। डेमोग्राफिक डिविडेंड को हम डेमोग्राफिक लायबिलिटी में कन्वर्ट नहीं करें। आज पेंडेमिक की वजह से वो डेमोग्राफिक डिविडेंड जो है डेमोग्राफिक लायबिलिटी बनने जा रहा है। इसमें बड़ा लाजमी है कि द सेंट्रल गवर्नमेंट, द स्टेट गवर्नमेंट, द एजुकेशन डिपार्टमेंट एंड ऑल कंसर्न्ड सिटीजंस ऑफ इंडिया मस्ट कम टुगेदर एंड जॉइन द मीडिया हाउसेस टू रीच आउट टू पीपल एंड एक्सप्लेन टू देम दैट दिस इज द नीड ऑफ द आवर। और अगर हम इसको नहीं करते तो वास्तव में हम अपने आप को और अपने देश को लेट डाउन कर रहे हैं। सहगल साहब, जहां तक सहगल साहब एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं, प्लीज बी वेरी ऑनेस्ट इन दिस।
जिस हिसाब से जो एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है, जो देखा जा रहा है, जो हेट्रेट जो फैल रहा है और जो इंटरनेशनली भी उसको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है, आपको ऐसा नहीं लगता है कि जब तक हम हेट या इनसिक्योरिटी अगर पूरे देश में रहेगा तो कोई भी कंस्ट्रक्टिव थिंकिंग नहीं हो सकता है, हम कोई क्रिएटिव काम नहीं कर सकते? तो डोंट यू थिंक इट्स अ बिग वेस्ट फॉर द कंट्री? बहुत बड़ा वेस्टेज है इस पूरे देश के लिए, टैलेंट के लिए। क्यों ऐसा देखा जाता है? जो सुंदर पिचाई है, वाई इज ही आउट ऑफ इंडिया? नडेला साहब है, वाई इज ही आउट ऑफ इंडिया? जो द बेस्ट टैलेंट्स वो हिंदुस्तान में रहना ही नहीं चाहते। क्या आपको ऐसा नहीं लगता इसके लिए ये जो हेट्रेड जो फैलाया जा रहा है, ये जो कम्युनल पॉलिटिक्स होता है, ये बहुत बड़ा जिम्मेदार है? और जिसमें कि कहीं ना कहीं मीडिया भी आग में घी में आग देने की कोशिश करते हैं। इसमें किसी प्रकार का कोई शक नहीं कि हमारे देश में बड़ी जबरदस्त हेट्रेड फैलाई जा रही है। और ये कौन फैला रहे हैं? बेसिकली द पॉलिटिशियंस। ये पॉलिटिशियन जो है, पॉलिटिकल पार्टीज अपने अपने वोट बैंक पॉलिटिक्स को निगाह में रखते हुए इस माफी की कार्रवाई करते हैं। ये पूरे जो रिजर्वेशन है, जो कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन है, सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पे कहा था कि जो रिजर्वेशन होती है मेरिट बेस्ड होनी चाहिए, ना कि कास्ट बेस्ड वगैरह होना चाहिए। कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन है। मीडिया जो है इस माफी की, जो पॉलिटिकल पार्टीज इस माफी की बातें करते हैं, उसको ब्लैकआउट करना चाहिए। लेकिन हम देखेंगे बार बार जो है उनको डिबेट्स में उन्हीं लोगों को बुलाया जाता है, उनका मैं नाम तो नहीं लेना चाहता, जो साफ तौर पे हेट्रेड फैलाते हैं। खान साहब, क्योंकि आप डीजी भी रहे हैं और पीआईबी में भी रहे हैं और दूरदर्शन में काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट रोल में आप रहे हैं, आपको क्या लगता है कि व्हाट शुड वी डू? आई मीन, मीडिया का जहाँ तक सवाल है, आपको ऐसा नहीं लगता है कि अगर कोई मीडिया चैनल है या वेबसाइट है या न्यूज़पेपर है, अगर आउट ऑफ द वे जाके वो काम कर रहे हैं जिसमें कि हेट्रेड ट्रिगर हो रहा है, आपको ऐसा नहीं लगता कि कोई स्ट्रॉन्ग मेजर्स लेना चाहिए, स्पेशली फ्रॉम द आईएनबी मिनिस्ट्री? नहीं, बिल्कुल होनी चाहिए, ये तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जैसा अभी जनरल साहब ने भी कहा और आपने कहा, क्योंकि देखिए ये जो हमारा कंट्री है, इट्स ए वेरी वेरी यूनिक कंट्री। यहाँ पे वी आर मल्टी रिलीजियस, मल्टी कल्चरल पीपल। वी हैव टू गिव ए यूनाइटेड फेस इन ऑल आवर एफर्ट्स, क्योंकि इतना अच्छा मुल्क तो दुनिया में कोई भी नहीं है जहाँ सारे मज़ाहिब के लोग हैं, सब मिलजुल कर काम करते हैं, एक साथ रहते हैं, डिफरेंट तरह की लैंग्वेजेस बोलते हैं, डिफरेंट कल्चर है, फिर भी एक है। देयर इज़ यूनिटी इन डाइवर्सिटी। तो जो भी एफर्ट्स हों सब मिलजुल कर करने चाहिए। जैसे अभी रिहेबिलिटेशन की बात हो रही है, आर्म पर्सनल के या पुलिस पर्सनल के, उनकी फैमिली को लुक आफ्टर करने की बात हो रही है, तो ये बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी धार्मिक और जाति की फीलिंग के हम सबको मिलकर इसमें काम करना चाहिए। जिन लोगों ने देश के लिए काम किया है उनको अब हम रिटर्न करें। इसमें मीडिया कैन प्ले ए वेरी प्रोएक्टिव रोल, और आप जैसा मीडिया है, जैसे जी चैनल है, जी के बहुत से चैनल्स हैं, तो जी के सभी चैनल्स को उसमें रोल अदा करना चाहिए, ना कि सिर्फ जी सलाम, क्योंकि जी कैन प्ले ए वेरी एक्टिव रोल। इट इज़ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट सेगमेंट ऑफ मीडिया। जहाँ तक इंस्टीट्यूशंस हैं, उन इंस्टीट्यूशंस को करना चाहिए कि लोगों को, जैसे मैं एक एग्जांपल दूंगा, इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर का, मैं उससे जुड़ा हुआ हूँ। इंटरनेशनल बॉडी बेस्ड इन दिल्ली, वी हैव मेंबर्स फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री एंड वर्ल्ड ओवर। हम लोगों का काम ही ये है कि हम एक मल्टी रिलीजियस, मल्टी कल्चरल सोसाइटी को किस तरह से मजबूत करें और एक दूसरे की मदद करें। तो ऐसे और बहुत से सभी इंस्टीट्यूशंस हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इस सिलसिले में काम कर सकती हैं, एंड मीडिया शुड टेक इट अप इन ए बिग वे रादर देन सम सेक्शन ऑफ मीडिया अनफॉर्चुनेटली इज आल्सो गोइंग इन द सेम डायरेक्शन, व्हिच इज वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट। मीडिया का तो बहुत अहम रोल है, मीडिया हैज टू इन्फॉर्म, एजुकेट एंड एंटरटेन। तो जहां तक मीडिया अगर पॉजिटिव वाइब्स के साथ काम करेगा और सब लोगों को साथ लेके और सब लोगों की मदद करने की एक इंटेंशन से काम करेगा, तो मीडिया कैन बी ए वेरी बिग गेम चेंजर। खान साहब, मैं आपसे एक बिल्कुल सीधा सवाल पूछना चाहता हूँ। Since you are associated with India Islamic Cultural Center and I have the information that पूरे दुनिया से लोग वहाँ पे आते हैं, members भी बनते हैं, and you are very deeply connected with the Middle East countries, वहाँ के delegates भी यहाँ पे आते हैं,
तो क्या आप ये रोल लेना चाहते हैं, इस मैसेज को आगे कन्वे करना चाहते हैं? क्योंकि जिस हिसाब से स्टोरीज भी, बहुत नेगेटिव स्टोरीज भी इंटरनेशनल मीडियाज में आता है, वो इस्लामोफोबिया की बात करते हैं, जिस तरह की चीज़ें नहीं। अभी इस रिजीम में ये देखा गया है कि बहुत सारे बच्चे हमारे जो IAS बने हैं, IPS बने हैं, सिविल सर्विसेज उन्होंने क्लियर किया है। तो अगर ऐसी कोई बात होती तो बच्चे पढ़ते ही नहीं और आगे बढ़ते नहीं। ऐसा कोई अगर बायस होता तो वो बायस नहीं है। तो क्या आप जो इस्लामिक कंट्रीज हैं, वहाँ के जो डेलीगेट्स हैं, क्या आप हमें एश्योर करते हैं कि यू विल ऑल्सो प्ले अ प्रोएक्टिव रोल? नहीं, मैं बिल्कुल एश्योर करता हूँ, हम लोग कर रहे हैं एंड वी विल डू फर्दर प्रोएक्टिव रोल इन दिस रिगार्ड। हमारे पास बहुत लोग आते हैं, बहुत डेलीगेशंस आते हैं और हम लोग कॉन्स्टेंटली इंटरेक्ट करते रहते हैं। हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इज इंटरफेथ डायलॉग एंड कम्युनल हार्मनी, और उसी को हम प्रोजेक्ट करते हैं फॉरेन से जो भी डेलीगेशंस आते हैं उनके साथ भी, और वो लोग भी ये फील करते हैं कि हमने आके डिस्कशन किया। सो वी ट्राई टू प्रोजेक्ट देम द पिक्चर ऑफ हार्मनी, और उसमें हम लोग बिल्कुल और काम करेंगे और आपके साथ भी मिलकर हम काम करने के लिए तैयार हैं। जी सलाम इज एन इम्पॉर्टेंट चैनल and India Islamic Culture Center can cooperate with you definitely and will take this task forward. इंशाल्लाह ज़रूर इसको आगे बढ़ाएंगे और जी चैनल के कॉपरेशन से इस काम में और मैं समझता हूँ कि हमें कामयाबी मिलेगी। आई ट्रस्ट यू खान साहब। सहगल साहब, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जिस सिनर्जी की हम बात कर रहे हैं, आपको क्या लगता है, इज इट पॉसिबल, क्या हम लोग इस चीज को अचीव कर सकते हैं? देखो, पॉसिबल है। हिंदुस्तान की जो आर्म फोर्सेस है, इट्स अ माइक्रोकोज्म ऑफ इंडिया। इसमें हर कौम के, हर रीजन के, हर रिलीजन के लोग आते हैं और एक भाईचारा, कंप्लीट फेथ एंड म्यूचुअल ट्रस्ट है इसमें। और अगर कंप्लीट फेथ एंड म्यूचुअल ट्रस्ट इस फौज में है तो व्हाई कांट द सेम बी रेप्लिकेटेड इन रेस्ट ऑफ द कंट्री? द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ द आर्म फोर्सेस इज कि वहाँ कोई पॉलिटिशियन नहीं है, कोई इस्लामिक रिलीजियस टीचर्स नहीं है जो भड़काऊ भाषण देते हैं और गलत रास्ता दिखाते हैं। बड़ा लाजमी है कि मीडिया जो है इज अ वेरी वेरी फोर्सफुल फोर्स मल्टीप्लायर, और मीडिया और सोशल मीडिया खास करके बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है। यू गॉट टू मेक श्योर दैट दोज पीपल हु आर स्प्रेडिंग हेट एटसेट्रा आर नेवर इनवाइटेड टू डिबेट्स। मैं बार बार दोबारा बोलता हूँ, मैं नाम नहीं ले सकता बिकॉज मेरे को स्यू कर सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो मीडिया में आते हैं रोज ही, एवरी डे वो किसी ना किसी चैनल पे होते हैं और भड़काऊ भाषण देते हैं, गलत बातें करते हैं, लोगों को गलत राह दिखाते हैं। एंड व्हाई आर दे इनवाइटेड अगेन एंड अगेन एंड अगेन? समथिंग दैट। लेकिन सहगल साहब, मैं ये आपसे पूछना चाहता हूँ कि अगर कोई ऐसा चैनल है जो सही नहीं है या हेट्रेड फैला रहा है, जो देश के लिए अच्छा नहीं है, तो वो रिमोट आपके हाथ में है, जो आवाम के हाथ में है, वो क्यों नहीं उसको ब्लॉक कर देता है? वो क्यों नहीं उस चैनल को बॉयकॉट कर देते हैं? क्योंकि देखिए, जब तक जो थॉट लोगों का चेंज नहीं होगा, अगर थॉट उस चीज़ को कंज्यूम कर रहा है और उसको सोशल मीडिया में वो फैला भी रहे हैं, तो अल्टीमेटली जब वो चीज़ करना बंद करेंगे तो उनकी मजबूरी होगी, क्योंकि फिर उनको TRP नहीं मिलेगा, उनको एडवर्टीजमेंट नहीं मिलेगा, तो अपने आप ही वो सुधर जाएंगे। तो ये काम तो आवाम को करना है ना। इसमें कोई, अगर मान लीजिए कोई एक चैनल या कोई भी एक ऐसा चीज़ है जो गड़बड़ कर रहा है, जो देश हित में नहीं है, जो देश को तोड़ रहा है, तो आम आदमी के लिए अवेयरनेस, जैसे पीपल लाइक यू शुड गो। दूसरा सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, ऐसा क्यों देखा गया है कि जो फौज में बच्चे काम कर रहे हैं या जो फौज में हैं वो किसानों के बच्चे हैं, जो फौज में है वो मजदूरों के बच्चे हैं? ऐसा क्यों नहीं होता कि जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनके भी बच्चे आर्म फोर्स में गए हैं या पुलिस फोर्स में गए हैं? ऐसा क्यों नहीं होता कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड के जो लोग हैं उनके भी बच्चे आर्म फोर्स में? क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती है? क्या सिर्फ ये जो गरीब बच्चे हैं वही बॉर्डर में जाकर के वो जो एनिमीज हैं उनके बुलेट के सामने खड़े हो जाएंगे? आपको ऐसा नहीं लगता कि इट मस्ट बी फॉर ऑल? हमारे देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य यही है कि हमारे जो प्रिंसिपल बेनिफिशियरीज हैं, जो स्टेबिलिटी के फायदा उठाते हैं, उनका किसी प्रकार से कोई रोल ही नहीं है आर्म फोर्सेस में। आप देखो, किसी पॉलिटिशियन का, किसी ब्यूरोक्रेट का, किसी IAS ऑफिसर का, किसी इंडस्ट्रियलिस्ट का, किसी कॉर्पोरेट लीडर का चिल्ड्रन नहीं है। अगर आप ब्रिटेन में देखो तो ब्रिटेन के रॉयल फैमिली, आप प्रिंस चार्ल्स देखो, वो फॉकलैंड में थे, उनके बच्चे थे फॉकलैंड में थे, उन्होंने इराक में काम किया, उन्होंने अफगानिस्तान में काम किया, और अगर वो लड़ाई में खत्म भी हो गए होते तो देश का फख्र होता। इसी माफिक हर देश के जो हैं पॉलिटिशियंस एंड ब्यूरोक्रेट्स एंड ऑल दैट, ये केवल हिंदुस्तान ही एक ऐसा देश है
जिसमें आज़ादी से लेके अभी तक इवन 1% भी ऑफिसर काडर या मैन में इन लोगों के कोई बच्चे है ही नहीं। और अगर इनके बच्चे होते तो आर्म फोर्सेस की आज हालत बिल्कुल डिफरेंट होती। वी वुड हैव बीन द मोस्ट पावरफुल नेशन इन द वर्ल्ड। हम वो पावरफुल नहीं बने, सही प्रकार का बजट एलोकेशन नहीं हुआ, क्योंकि इन लोगों के बच्चे थे नहीं। तो सुविधाएं जो हमारी फौज को मिलनी चाहिए, जो असला मिलना चाहिए, वी डिडंट हैव द करेक्ट वेयरविथॉल टू सर्वाइव एंड टू डिलीवर। आज 75 साल हो गए हैं, आज भी सिपाही के पास सही प्रकार का पर्सनल वेपन नहीं है जिसके माध्यम से अपने आप को सुरक्षित रख सके, देश को सुरक्षित रख सके और दुश्मन के ऊपर हावी हो सके। सहगल साहब, ये सरकार है कि थैंक यू सो मच। वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम और समय कम है। हम ये चाहेंगे कि आगे भी इस पे चर्चा हो, आगे भी एपिसोड्स बने, हम बात को परस्यू करें और सिर्फ प्रोग्राम के लिए नहीं, इसको वी रियली मीन इट एंड कंस्ट्रक्टिव काम करें। मेरा यह मानना है कि आप लोग यहाँ पे आए, ख़ास तौर पे हमारे शहीद भाई के जो परिवार वाले हैं वो हमारे साथ जुड़े, और हमारी ये मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम इस काम को अंजाम दें, क्योंकि ये मुल्क है तो हम हैं, ये मुल्क नहीं तो हम नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद जनाब।